नमस्कार साथियों, मैं सुनील शर्मा प्लेन्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो पैनक्रियाज पर आधारित है। आज हम इसमें पैनक्रियाज को डिस्कस करेंगे और यह लेक्चर एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 और एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2020-21 दोनों के लिए उपयोगी होगा। यानी इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि मुख्य परीक्षा में इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और प्रारंभिक परीक्षा के लिए इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए होने वाला है साथियों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है भाई तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए साथ ही साथ। तो चलिए साथियों स्टार्ट करें आज हम पैनक्रियाज। तो ये जो टॉपिक है पैनक्रियाज, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर परीक्षा में संभावना रहती है कि इससे कुछ ना कुछ पूछा जाए, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, एसआई का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, ये सारी परीक्षाओं के लिए कैसा है काफी महत्वपूर्ण होता है। तो साथ ही इसके बारे में कुछ हम फैक्ट्स देखें पहले कि जो पैनक्रियाज होता है, ये पैनक्रियाज क्या है, किस प्रकार की ग्रंथि है। तो एक ये मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसी ग्रंथि है ये? मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। इस मिश्रित प्रकार की ग्रंथि का आशय क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, थायराइड है, थाइमस है, इनके बारे में हमने कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो ये पैनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है, तो इसका मतलब है कि यह दोनों प्रकार के काम करता है। जो पैनक्रियाज है नेचर में कैसा है, मिक्स्ड ग्लैंड है, तो इसका मतलब है कि इसके द्वारा दोनों प्रकार के काम किए जाएंगे, दोनों तरीके के फंक्शन ये करता है। इसका कुछ भाग जो होगा वो एक्सोक्राइन नेचर का होगा, यानी कि बहिस्रावी के रूप में काम करेगा, और जो कुछ भाग होगा इसका वो एंडोक्राइन के रूप में काम करेगा। कैसा काम करेगा? अंतःस्रावी के रूप में काम करेगा। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो इसका ज्यादातर जो भाग होता है यानी कि 98 से 99% भाग इसका वो तो कैसा काम करता है, एक्सोक्राइन के रूप में काम करता है। और जो बाकी 1 से 2% जो इसका भाग होता है ये कैसा काम करता है, एंडोक्राइन के तरीके से काम करता है। तो जो भाग इसका एंडोक्राइन की तरीके से काम करता है साथियों, उसका काम क्या है? ये भाग जो होता है ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। यानी इस भाग से क्या होते हैं, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। वो कौन से हार्मोन्स है अभी हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। और ये जो इसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये क्या निकालता है, ये एक जूस निकालता है जिसको हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। क्या कहते हैं इसको? पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस। तो ये वाला जो भाग होता है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, इसका जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है। एक और बात इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है कि भाई ये मिश्रित है, ये तो हमने देखा। दूसरा ये है ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की, ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर होती है, यकृत जिसको हम कहते हैं, और हमारे शरीर में यह दाहिनी तरफ लोकेट होता है। ऐसा ही एक फैक्ट और बनता है कि भाई शरीर की सबसे बड़ी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है तो वो कौन सी है? तो थायराइड जो होती है वो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और जो सबसे छोटी अगर एंडोक्राइन ग्लैंड पूछी जाती है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो ये 2-3 बातें यहाँ पर आपको और याद रखनी है। अब यहाँ पर दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भाई ये जो पैनक्रियाज होता है हमारे शरीर में, ये लोकेशन इसकी कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेट होता है, स्थित कहाँ पर होता है, इसको हम तो यहाँ पर देखना है। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि शरीर में यानी ये कहाँ पर स्थित होता है पैनक्रियाज। तो ये एक आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये पैनक्रियाज वाला पार्ट है इसमें। यानी सबसे पहले हम इसको ऊपर से अगर देखें तो ये जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल होती है, यानी
पाचन नलिका होती है, जिसको हम आहार नलिका भी कह रहे हैं, तो ये इसका ईसोफेगस वाला पार्ट है। हम जानते हैं कि जैसे इससे ऊपर क्या होगा, फेरेंक्स होती है, फेरेंक्स के बाद ये ईसोफेगस आता है, और ईसोफेगस के बाद ये स्टमक दिखाई दे रहा है, ये आमाशय है। जो रेड कलर से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये स्टमक हो गया। स्टमक जो होता है आगे चलकर कहाँ खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी जो छोटी आंत होती है उस छोटी आंत में खुलेगा, यानी ये जो इसका पाइलोरिक वाला पार्ट होता है, ये स्टमक का। अब जो छोटी आंत होता है, इसका जो अग्रभाग होता है, इसके इस अग्रभाग को हम क्या कहते हैं, ये ड्यूडेनम। ये क्या कहलाता है, ड्यूडेनम कहलाता है, यानी इस भाग को हम ड्यूडेनम कह रहे हैं। जो यू आकार का भाग अपन को ये दिखाई दे रहा है, ये एक इस तरीके की जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, जो कर्व लिए हुए है यहाँ पर, ये वाला भाग क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसका अग्रभाग है, जिसको हम ड्यूडेनम कह रहे हैं। अब इस ड्यूडेनम की ये जो कैविटी है, इस ड्यूडेनम की कैविटी में ही आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ये पत्तीनुमा संरचना दिखाई दे रही है। ये आपको जैसे कि ग्रीन कलर से यहाँ पर एक ये इसकी बाउंड्री जो दिखाई दे रही है, ये इस तरीके से, तो ये पूरा का पूरा ये क्या है, अग्नाशय या पैनक्रियाज। तो ये कहाँ पर स्थित होता है, जो ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम की जो कैविटी है, ये जो कर्व लिए हुए इसमें ये लोकेट होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी संरचना में, किसमें कितने भाग होते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो इस ड्यूडेनम की जो कर्व है, जो कैविटी है, यहाँ पर ये स्थित है, ये अग्रभाग जो होता है इसका, ये इसका हेड कहलाता है। इस भाग को हम क्या कह रहे हैं, ये हेड रीजन है इसका। इसके बाद इसका ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग यहाँ तक ये इसका ये बॉडी कहलाता है, ये इसका बाकी दूसरा भाग है। और इसके बाद ये पीछे की ओर कैसा होता है, सकरा होता चला जा रहा है, ये सकरा होता चला जा रहा है ये। तो ये वाला हिस्सा इसका क्या कहलाता है, इसकी टेल कहलाता है। और यहाँ पर ये जहाँ स्प्लीन होती है, जो तिल्ली होती है, ये स्प्लीन। ठीक है, तो ये टेल वाला पार्ट अगर आप देखें, यहाँ आपको ये जो रचना दिखाई दे रही है, ये जो थैली जैसी रचना दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये क्या है, गॉल ब्लैडर, या जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। अब इस पित्ताशय से क्या होता है, ये डक्ट निकल रही है यहाँ तक, ये नलिका दिखाई दे रही है, जिसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट है। इसके बाद ये दो डक्ट और यहाँ पर दिखाई दे रही है साथियों आपको यहाँ पर इसमें। तो ये जो दो डक्ट और दिखाई दे रही हैं, ये लीवर से आ रही हैं, जिसको ये लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट अपने इसको कहते हैं। ये कौन सी डक्ट है, ये हिपैटिक डक्ट है, हिपैटिक वाहिनी। अब ये हिपैटिक डक्ट ये आगे बढ़ रही है, और ये सिस्टिक डक्ट आगे आकर ये मिल जाती हैं, और इससे क्या बनती है, जो डक्ट बन रही है ना, इसको हम कह रहे हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये क्या कहलाता है, कॉमन बाइल डक्ट इसको अपन कहते हैं। और ये कॉमन बाइल डक्ट जो है वो आगे की ओर बढ़ रही है, और कहां पर खुल जाएगी, इस ड्यूडेनम में खुल जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो गॉल ब्लैडर होता है, जिसको हम पित्ताशय कह रहे हैं, इस गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, बाइल होता है, यानी कि इसके अंदर पित्त भरा है। यानी जो लीवर जो बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है, वो बाइल जाके कहाँ स्टोर हो जाता है, इस गॉल ब्लैडर में जाकर के वो स्टोर हो जाता है। और जैसे जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये जो इसका बाइल है, ये इस आगे बढ़ता है इस डक्ट के माध्यम से, और ये आगे कहां पर आ जाएगा, इस ड्यूडेनम में। और ये जो पैनक्रियाज है, इस पैनक्रियाज के अंदर आपको एक ही चौड़ी सी मुख्य डक्ट दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये पैनक्रियाटिक डक्ट। ये क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट या अग्नाशय वाहिनी जिसको अपन कहते हैं। अब ये एसेसरी डक्ट है, कुछ और भी पतली पतली सी डक्ट है जो इसमें फैली है पूरे पैनक्रियाज के अंदर। इसके बाद हम इसकी और संरचना की बात करें, तो जो पैनक्रियाज होता है, अगर इसको हम सेक्शन देखें इसका काट करके, तो ये क्या होता है, छोटी छोटी खोखली रचनाओं से मिलकर के बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स या पैनक्रियाटिक एसिनाई कहते हैं। यानी इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, इस तरीके से अगर हम इसको बाहर देखें यहाँ पर,
तो ये जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज जो होता है किससे मिलकर के बनता है, इस तरीके के कुछ इसके अंदर क्या पाई जाएंगी, बहुत से ये इस तरीके के क्या होंगे, इसके अंदर लोब्यूल्स होंगे, जिनको एसिनाई अपन कहते हैं। ये क्या कहलाएंगे, पैनक्रियाटिक लोब्यूल। ऐसे बहुत होंगे इसके अंदर, इनसे मिलकर के ये बना है, ये इसकी यूनिट है पैनक्रियाटिक लोब्यूल, या इसी को एसिनाई, एसिनाई भी कहेंगे। और ये एसिनाई जो है किससे बनेगा, ये जो सेल्स हैं जिनसे मिलकर के बना है, जिनको हम कह रहे हैं एसिनर सेल्स, ये एसिनर सेल्स। ये एसिनर सेल्स हम यहां देख पा रहे हैं, ये एसिनर सेल्स हैं इसके अंदर। और एक और जो ब्लैक कलर की जो दिखाई दे रहे हैं, एक और सेल्स है, ये एक और सेल्स का गुच्छा है। तो ये एसिनर सेल्स हैं, और ये एक और सेल्स का गुच्छा है, जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस के द्वीप समूह इसको कहा जाता है। यानी ये एक प्रकार का सेल्स का आइलैंड है। क्या है, सेल्स का एक आइलैंड है, जिसमें 5 तरीके की सेल्स हम आगे देखेंगे वो पाई जाती हैं, और उनसे क्या कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो भी हम आगे भी देखेंगे इसमें। तो ये जो पैनक्रियाज होता है किससे बना है, इस तरीके के बहुत से एसिनाई या लोब्यूल से मिलकर के बना है। और ये लोब्यूल जो होते हैं, ये ऐसे कई लोब्यूल्स होंगे, यहाँ भी एक हो सकता है, अगर अपन देखें ये यहाँ भी बना हो सकता है, ये ऐसे कई लोब्यूल्स होंगे अगर हम इसको देखें। तो ये जो एसिनाई सेल्स होती हैं, ये क्यूबोइडल एपिथेलियल प्रकार की सेल्स हैं ये, ठीक है, इस पर होता है इसके अंदर। और ये इनकी क्या है, डक्ट है, ये एसिनाई सेल्स, और ये इनकी क्या है, डक्ट, या जिसको हम वाहिनी कह रहे हैं या नलिका कह रहे हैं। तो ये दो बातें यहाँ तक क्लियर है कि पैनक्रिया जो होता है वो पैनक्रियाटिक लोब्यूल या एसिनाई से बना है, और इसके अंदर जो सेल्स हैं वो एसिनर सेल्स हैं। और ये जो सेल्स होती हैं, ये एसिनर सेल्स हैं, इनका काम क्या है, यानी ये एसिनर जो सेल्स होती हैं यही क्या निकालती हैं, पैनक्रियाटिक जूस निकालती हैं। क्या निकालती हैं, पैनक्रियाटिक जूस का जो सीक्रेशन होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है। यानी जो अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, वो अग्नाशय रस जो होता है इन्हीं एसिनर सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनके पाचन से संबंधित क्या होते हैं, इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन से संबंधित एंजाइम्स होते हैं। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, पाचन तंत्र पढ़ेंगे। तो ये वाला भाग इसका जो पैनक्रियाज का हमने पढ़ा था कि इसका जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है, वो एक्सोक्राइन वाला पार्ट ही क्या निकाल रहा है, ये पैनक्रियाटिक जूस निकाल रहा है, जिसके अंदर ये एंजाइम्स है जो भोजन के पाचन में मदद करेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के डाइजेशन। अब ये जो एसिनाई होते हैं ये क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होता है एक, ये इसके अंदर, इस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा सब आपस में कैसे होते हैं, ये जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब इस कनेक्टिव टिश्यू के बीच में क्या होता है, इन्हीं के बीच में एक सेल्स का गुच्छा होता है। यानी इस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है और ये सेक्शन काट करके हम इसका देख रहे हैं, तो इसमें ये बहुत से एसिनाई या लोब्यूल्स होंगे, ठीक है। और ये इस कनेक्टिव जो टिश्यू है इसके अंदर धंसे हुए हैं, ठीक है, इसके द्वारा सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। और इसके अंदर क्या होगा, तो ये ब्लड वेसल भी होगी, किसके अंदर, यानी इसमें जब सेक्शन काट के देख रहे हैं तो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा, ये आरबीसी, तो ये भी इसके अंदर होगी। अब इन्हीं के बीच में क्या होता है, एक सेल्स जो होती है उनका गुच्छा होता है। तो ये एक सेल्स का गुच्छा है जिसमें हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ सेल्स हैं विशेष प्रकार की, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। अब बाकी चीजों को हम साफ करें। अब इसके अंदर यानी ये जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो गुच्छा है जिसको हम क्या कहते हैं, लैंगरहैंस के द्वीप समूह, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कह रहे हैं।
तो ये इस कनेक्टिव टिश्यू के बीच बीच में पाई जाती हैं, जिनको ये कोशिकाओं का गुच्छा है। तो अब इस गुच्छे को हम दोबारा से एक बड़ा डायग्राम इसका बनाते हैं, बाकी चीजों को साफ कर रहे हैं यहाँ, जिससे कि चीजें थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो सके। तो अब इसको ही हम यहां से निकाल करके बाहर देख रहे हैं। तो ये सेल्स है, एक गुच्छा है सेल का, यानी आइलैंड है सेल का एक। जैसे आइलैंड में बहुत तरीके के एनिमल्स होंगे, जीव होंगे, बहुत तरीके के प्लांट्स की वैरायटी होंगी, एनिमल्स की वैरायटीज होती है किसी द्वीप पर, वैसे ही यहाँ पर भी सेल्स की क्या है, वैरायटी है, कई प्रकार की सेल्स हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार की सेल्स अपन देख रहे हैं। एक सेल्स होती है इसमें ये बाहर की तरफ, ये सबसे बाहर वाली कोशिकाएं हैं, परिधि की तरफ होते हैं, ये पेरिफेरियल सेल्स अपन को दिखाई दे रही है। तो ये जो बाहर वाली कोशिका है इनको हम कह रहे हैं अल्फा सेल्स, ये अल्फा कोशिका, क्या कह रहे हैं इनको, अल्फा सेल्स, ये अल्फा सेल्स। इसके बाद एक सेल्स होती है सेंटर में, यानी ये सेंटर वाली सेल्स है, केंद्र में होंगी बिल्कुल बीच में। ये वाली जो सेल्स होती है इनको हम कहते हैं बीटा सेल्स, बीटा कोशिका, ये बीटा सेल्स। इसके बाद हम देखें कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो इन दोनों के बीच बीच में धसी होंगी, यानी यहां पर हमको ये दिखाई दे रही है, ये जो ब्लैक कलर से हम कुछ बना रहे हैं सेल्स, ठीक है। तो ये डेल्टा कोशिका है, ये डेल्टा सेल्स। इसके बाद एक और सेल्स हमको देखने को मिलेगी, ये कुछ कोशिकाएं और दिखाई दे रही हैं जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रीन कलर की ये जो सेल्स दिखाई दे रही हैं इसको हम क्या कहते हैं, पीपी सेल्स या पीपी कोशिका भी इसको अपन कह रहे हैं। तो ये पीपी सेल्स। इसके बाद एक और बस्ती है भाई, एक और प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, ये हम छोटी बना रहे हैं पहचानने के लिए। तो ये एक और सेल्स है एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन सेल। तो ये 5 तरीके की सेल्स इसके अंदर हमको दिखाई दे रही हैं, यानी ये पूरा का पूरा जो गुच्छा है इसको हम क्या कह रहे हैं, कोशिकाओं को आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्यों कहते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस? एक पॉल लैंगरहैंस नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने इसकी खोज करी थी। जब पैंक्रियास पर वो स्टडी कर रहे थे तो उन्हें इस तरीके का ये सेल्स का गुच्छा दिखाई दिया था, जिसको उन्हीं के नाम के आधार पर इनका नामकरण क्या कर दिया गया, लैंगरहैंस के द्वीप समूह कर दिया गया, जिसको हम आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। तो इसमें सबसे बाहर की तरफ जो सेल्स दिखाई दे रही हैं अल्फा सेल्स, इसके बाद जो सेंटर में हम देख रहे हैं ये रेड कलर की ये बीटा सेल्स होती हैं। इसके बाद एक और जो सेल्स हमने देखी हैं ब्लैक कलर की ये डेल्टा सेल्स होती हैं, और इसके बाद ये पीपी सेल्स या इन्हीं को गामा सेल्स भी कहते हैं, गामा कोशिका भी कह रहे हैं, और इसके बाद ये एप्सिलॉन सेल हो गए। तो ये 5 तरीके की सेल्स हैं किसके अंदर, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर। अब यही जो सेल्स होती हैं वो क्या करेंगे, कौन सी सेल से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, हम इसको इसमें देखेंगे आगे। तो इसको अपन साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है साथियों यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, चीजें कुछ क्लियर होंगी। कोशिश की है कि चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। अब बाकी यहाँ पर हम यही देखेंगे कौन सी सेल्स होती है वो कौन सा हार्मोन्स निकालती है और उसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बीटा सेल्स। कौन सी कोशिकाएं हैं ये, बीटा सेल्स।
या बीटा कोशिका। तो ये जो बीटा सेल्स होती हैं इनसे कौन सा हार्मोन्स निकलता है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है भैया। तो इनसे जो हार्मोन्स निकलता है वो है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन इनसे सीक्रेट हो रहा है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो इनसे सीक्रेट हो रहा है। बहुत ही फेमस हार्मोन है। डायबिटीज से इसका संबंध होता है, तो भाई सब जानते हैं कि भाई जो डायबिटीज होती है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है कैसा हार्मोन है, अगर देखा जाए रासायनिक दृष्टि से इसको, तो ये पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। तो पहला फैक्ट इसमें ये याद रखना है हमको कि ये पेप्टाइड हार्मोन है। पढ़ा था हमने जब स्टार्टिंग में हार्मोन्स के नेचर के बारे में, हार्मोन्स की प्रकृति कैसी होती है, हार्मोन्स किस किस तरीके के हो सकते हैं। कुछ हार्मोन्स होंगे जो प्रोटीन के बने होंगे, कुछ पेप्टाइड नेचर के होंगे, कुछ और स्टेरॉइड से मिलकर के बने होंगे। तो ये उन्हीं में से पेप्टाइड नेचर का हार्मोन होता है। इसके बाद इसमें से दूसरी और जो महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है इसके जो अणु की संरचना को सबसे पहले किसने देखा था, एक फ्रेडरिक सेंगर करके व्यक्ति थे। फ्रेडरिक सेंगर ने गाय के इंसुलिन के अणु की संरचना को देखा और बताया था कि इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। इसमें यानी इंसुलिन का जो अणु होता है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं इसमें, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इसके अंदर होती हैं, जिसमें से एक चेन में 21 अमीनो अम्ल होते हैं और जो दूसरी चेन होती है उसमें 30 अमीनो अम्ल होते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें यानी 51 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 51। तो कभी कभी अगर ऐसा पूछ लिया जाए भाई कि कितने अमीनो अम्ल इसमें होते हैं, तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और ये संख्या कितनी है, 51 अमीनो अम्ल हो गए इसके अंदर। अब एक और फैक्ट यहाँ पर बनता है कि भाई इंसुलिन को सबसे पहले किसने खोजा था, तो एक कनाडा के वैज्ञानिक थे बेंटिंग और वेस्ट, उन्होंने सबसे पहले इंसुलिन को खोजा था, ऐसा माना जाता है 1921 में। कब, 1921 में, बेंटिंग एवं वेस्ट। तो ये हमको याद रखना है, बेंटिंग और वेस्ट, ये 2 नाम याद रखने हैं। 1921 में इन्होंने इंसुलिन को खोजा था। फिर अगर ऐसा पूछा जाए कि इसके अणु की संरचना का अध्ययन किसने किया था, तो ये फ्रेडरिक सेंगर ने, और इस काम के लिए उनको क्या मिला था, 1958 में नोबेल प्राइज मिला था। इसको फ्रेडरिक सेंगर, जो फ्रेडरिक सेंगर थे, इन सेंगर भाई साहब को क्या मिला था भैया, नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल जो प्राइज है वो इनको दे दिया था, किस लिए, इंसुलिन के अणु की संरचना का अध्ययन करने के लिए इन्होंने उसकी संरचना को बताया था। तो ये बात हमको याद रखना है। ये तो हुई कुछ बातें इंसुलिन के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं इसका काम क्या है, कि जो इंसुलिन होता है वो इंसुलिन क्या काम करता है। ठीक है, ये इंसुलिन जो होता है वो इसका फंक्शन क्या है। तो इंसुलिन का कार्य क्या है साथियों, यानी सबसे महत्वपूर्ण काम इसका क्या है कि यह ब्लड में क्या करता है, जो रक्त होता है, रुधिर होता है, ब्लड है, उस ब्लड में ये क्या करेगा, जो शर्करा होती है, शुगर, उसकी मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है, रेगुलेट करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करता है ये इंसुलिन। कैसे करता है अपन आगे देखेंगे अभी। तो इसका जो कार्य है, यानी कि जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको रेगुलेट करने का काम होता है इसका। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है, अगर अपन वो भी देखें कि जब क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, और पाचन के बाद हम जानते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसमें टूटता है, वो उसका सरलतम रूप क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो वो ग्लूकोज शर्करा है। अब वो शर्करा या ग्लूकोज अवशोषण के बाद किसमें मिलता है, ब्लड में मिलता है, और ब्लड जो होता है वो सभी सेल्स और टिश्यू तक पहुंचता है। तो वो कहां तक पहुंच जाएगा, कोशिका तक पहुंचेगा। क्या, ब्लड, किसके द्वारा, ब्लड वेसल के द्वारा। जैसे कि ये सेल है
और ये हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये ब्लड वेसल है और इसके अंदर क्या है, ये ब्लड वेसल के अंदर ब्लड ही होगा और इसी में क्या मिल जाएगा, ये इसी में ये ग्लूकोज, यानी कि भोजन के पाचन के बाद अवशोषण के फलस्वरूप जो कार्बोहाइड्रेट सरल रूप में बदल गया तो वो सरल रूप उसका क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और ये ग्लूकोज जो होता है ब्लड के माध्यम से कहाँ जाएगा, अब ये सेल्स के अंदर जाएगा, कोशिका के अंदर। तो यानी कोशिका को अपनी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा चाहिए उसको। तो ये जो ग्लूकोज होता है सेल के फ्यूल के रूप में काम करता है, यानी ग्लूकोज जो होता है वो क्या करता है, कोशिका का ईंधन है। एक तरीके से कोशिका का क्या है, ग्लूकोज ईंधन, फ्यूल है। जिस तरीके से भाई गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल है, डीजल है, ये फ्यूल का काम करते हैं, वैसे ही सेल के लिए फ्यूल का काम कौन करता है, ग्लूकोज करता है। तो सेल को जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उतना ग्लूकोज ले लेती है। इसके बाद जो अतिरिक्त ग्लूकोज बचता है, ठीक है, तो उस अतिरिक्त ग्लूकोज को ये जो इंसुलिन होता है किसमें बदल देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। यानी ये जो अतिरिक्त ग्लूकोज है उस अतिरिक्त ग्लूकोज को ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। यानी अगर इसको हम देखें तो ये जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, ये अतिरिक्त ग्लूकोज इंसुलिन के द्वारा किसमें बदल जाएगा, ग्लाइकोजन में। और इस ग्लाइकोजन को हम क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च, यानी ये जंतुओं का रिजर्व फूड मटेरियल होता है। क्या है ये, रिजर्व फूड मटेरियल। तो ये जो ग्लाइकोजन होती है ये लीवर और मसल्स में स्टोर हो जाती है। कहां पर स्टोर हो जाएगी, लीवर में और मसल्स में जाके स्टोर हो जाएगा। अब ये जो ग्लूकोज है उसका ग्लाइकोजन में जो रूपांतरण हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये फ्रेम हो जाता है 3 मार्कर के रूप में कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या है। ये 3 मार्कर के हिसाब से पूछा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है, ये हमको याद रखना है। इंसुलिन 3 नंबर में पूछा जा सकता है, इंसुलिन के बारे में। डायबिटीज 3 मार्कर में पूछी जा सकती है, डायबिटीज 50 वर्ड्स में भी पूछी जा सकती है। तो अभी मैं वो प्रश्न लिखूंगा जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से यहाँ बन सकते हैं इस टॉपिक से। तो ये इसका इसमें क्या हो गया, ये रूपांतरण हो गया। इसके बाद और क्या होता है, ये जो लाइपोजेनेसिस होता है, यानी जो वसा संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, और एक जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। ये तो शब्द और आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस और दूसरा है लाइपोलाइसिस, लाइपोलाइसिस। तो ये दोनों क्रियाओं को भी क्या करता है, इनहिबिट करता है, यानी संदमित करता है। संदमित करता है कि मतलब है इनको रोकने का काम करेगा, इन क्रियाओं को रोकेगा भी। क्योंकि इन दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। तो इंसुलिन का काम हमने देखा कि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में शुगर का जो लेवल होता है उसको एक रेगुलेट करने का काम कर रहा है। दूसरा इसका जो फंक्शन हम लिख सकते हैं वो ये है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस यानी लिपिड का विघटन, जो ब्रेक डाउन होता है वो क्या कहलाता है, लाइपोलाइसिस है। तो ये इन दोनों को क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। क्योंकि अगर ये क्रियाएं संपन्न होंगी तो इसके फलस्वरूप ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज का जो लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा तो डायबिटीज के चांसेस बन जाते हैं एक तरीके से। तो ये यानी उस ग्लूकोज को क्या करेगा, बढ़ने से रोकेगा। तो ये भी इसका क्या है, फंक्शन है। एक और इसका काम है
कि यह क्या करता है, जो वसा होता है, जो फैट होता है, उसके सिंथेसिस से भी संबंधित होता है। तो इंसुलिन के हमको 3 कार्य याद रखने हैं। पहला कार्य है कि रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है। दूसरा कार्य हमने ये देखा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस इन क्रियाओं को इनहिबिट करता है, रोकता है। तीसरा है ये फैट की सिंथेसिस, यानी जो ग्लूकोज होता है और फैटी जो टिश्यू होते हैं, जो वसा ऊतक होते हैं, उनमें वसा के जो निर्माण होता है उसकी क्रिया को भी क्या कर देता है, यह तेज कर देता है। तो ये इसके इंसुलिन के फंक्शन है, ये हमको याद रखने, और ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है इंसुलिन के कार्य। तो अगर इंसुलिन के कार्य पूछे जाएं तब हमको ये 3 कार्य यहाँ पर लिखने हैं मुख्य परीक्षा में। अब जो लोग 2020 मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी और 2021, उनके लिए इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं प्रश्न लिखता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। एक प्रश्न 3 मार्कर के रूप में देखो क्या बनेगा, ये मेंस के लिए हम बात कर रहे हैं। इंसुलिन 3 मार्कर के रूप में पूछा जा सकता है, ग्लूकेगॉन 3 मार्कर के रूप में पूछा जा सकता है, सोमेटोस्टेटिन है, सोमेटोस्टेटिन ये 3 मार्कर के रूप में पूछा जा सकता है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस ये 3 मार्कर के रूप में पूछा जा सकता है। ये 3 मार्कर वाले क्वेश्चन, अकेला इंसुलिन आ सकता है, ग्लूकेगॉन आ सकता है, सोमेटोस्टेटिन आ सकता है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, या डायबिटीज मधुमेह अकेला पूछ सकता है। अब यहाँ पर जो 50 वर्ड्स में भी क्या हो सकता है, इससे प्रश्न बन सकता है। तो वो प्रश्न क्या बन सकता है कि डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो 2018 की जो एमपीपीएससी मेंस था शायद उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस में क्या डिफरेंस है। तो ये प्रश्न यहाँ भी पूछा जा सकता है कि भाई डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन यहाँ से 50 वर्ड्स में क्या ऐसा हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इस जो प्रश्न बनेंगे वो पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ ये पैंक्रियाटिक जूस भी यहाँ से पूछा जा सकता है, वही अग्नाशयरस 3 नंबर में। ये पैंक्रियाटिक जो जूस होता है, तो ये पैंक्रियाटिक जूस को भी 3 नंबर में पूछ सकता है भाई। इसके किसी एक एंजाइम्स को 3 नंबर में पूछ सकता है कि पैंक्रियाटिक जूस से जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा है, इनके पाचन से संबंधित जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, तो उनमें से किसी एंजाइम्स का नाम पूछ सकता है। न्यूक्लियोटाइडेज पूछ सकता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज पूछ सकता है कि क्या फंक्शन करता है, क्या काम करेगा, या फिर वो और दूसरे जो काइमोट्रिप्सिनोजन है उसको पूछ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जिनको हम आगे और डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से मुख्य परीक्षा में भी फ्रेम हो सकते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो उपयोगी है किसी भी परीक्षा के लिए। ये मान के चलो यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो इंसुलिन से तो अक्सर प्रश्न पूछा ही जाता है। तो ये भाई इंसुलिन का क्या हुआ, फंक्शन हमने देख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लूकेगॉन के बारे में। इसके बारे में ग्लूकेगॉन के बारे में कि ग्लूकागॉन जो होता है ये कहां से सीक्रेट होता है। तो जो अल्फा सेल्स अभी हमने उसमें देखा था, यानी जो अल्फा सेल्स होती हैं जो परिधि की पर थी, किनारे की तरफ थी, तो जो अल्फा सेल्स होती हैं वो अल्फा सेल्स कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं, ग्लूकागॉन। तो अब ये एक तरीके से देखा जाए तो इंसुलिन के विपरीत काम करता है। यानी अगर ये देखा जाए कि ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं वो मिलकर के क्या करते हैं, ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो इसका काम क्या है,
ग्लूकेगॉन क्या करता है, जब ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ऐसी स्थिति में जो लीवर के अंदर हमने पढ़ा है कि जो ग्लाइकोजन के रूप में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में जो स्टोर था, अब वो ग्लाइकोजन जो होता है किस में कन्वर्ट करेगा, ये ग्लूकागॉन उसको ग्लूकोज में बदल देगा। यानी ये जो ग्लाइकोजन थी, इस ग्लाइकोजन को ये ग्लूकेगॉन यानी जो लीवर में स्टोर था इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पहले वाली जो प्रक्रिया थी जिसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ था वो ग्लाइकोजेनेसिस, और ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 3 मार्कर के रूप में, ये भी काफी उपयोगी क्वेश्चन यहाँ पर। तो क्वेश्चन जो बन सकते हैं कहाँ से साथियों, ये सारी चीजें को हमको देखना पड़ेगा। तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होता है, यानी इसमें ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कैसी हो जाती है, सामान्य हो जाती है। तो एक ये काम हो गया किसका, ग्लूकागॉन का, यानी इसके कार्यों की भी हम बात कर रहे हैं। अब दूसरा और एक और कार्य कर देखें, तो यह क्या काम करेगा, यह जो ग्लूकोनियोजेनेसिस ये इस ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है इसको भी प्रमोट करेगा। इस क्रिया को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है कि जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम है तो अब ऐसे में क्या है, ग्लूकोज तो चाहिए सेल्स को अपनी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, उसको एनर्जी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा जो शरीर होता है कार्बोहाइड्रेट के अलावा, यानी कार्बोहाइड्रेट को छोड़ करके जो अमीनो एसिड है और जो वसा होता है उससे क्या करता है, ग्लूकोज बना लेता है उस सेल्स की वाइटल एक्टिविटीज को, जैविक क्रिया को पूरा करने के लिए। तो इसकी अगर हम परिभाषा एक लाइन में देखें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, विशेष परिस्थितियों में जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कैसी है, कम है, तो ऐसी स्थिति में हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन, जो अमीनो एसिड है और जो फैट है उससे क्या करेगा, जो फैटी एसिड है उससे ग्लूकोज बना लेता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। तो ये इसको करेगा। तो ये ग्लूकागॉन जो होता है इसका फंक्शन हो गया। एक और काम क्या है, ये लाइपोलाइसिस, इस लाइपोलाइसिस की जो क्रिया है इसको भी ये प्रमोट करेगा। यानी जो लिपिड होता है इसका क्या करेगा, विघटन करेगा। तो लिपिड के विघटन में भी क्या करेगा, ये मदद करेगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा भाई, जब ये दोनों क्रियाएं होती हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस, तो इन दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप ब्लड में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, जो ब्लड ग्लूकोज होता है, वो ब्लड ग्लूकोज का लेवल कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पर है। एक और फंक्शन है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो ऐसे समय हमको क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उस समय जो होता है ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज जो होता है उसका लेवल होता है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। इसलिए इसको हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर भी कहते हैं। इसको ग्लूकागॉन को क्या कहा जाता है, हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर भी इसको कहा जाता है। तो ये ग्लूकागॉन का फंक्शन हो गया। तो ये हमको याद रखना है, 3 नंबर के हिसाब से ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई, इसमें एक और हार्मोन सीक्रेट हो रहा है भाई, तीसरा हार्मोन, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ज्यादातर हम इस 2 हार्मोन्स को ही जानते हैं भाई, तीसरे से कम परिचित होते हैं। तो अब इसके अंदर जो तीसरे प्रकार की सेल्स होती हैं जिसको हम डेल्टा सेल्स कहते हैं, कौन सी, डेल्टा कोशिकाएं। ये डेल्टा जो सेल्स होती हैं ये क्या काम करती हैं, ये डेल्टा सेल्स जो हार्मोन्स निकालती हैं वो उसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। यानी
इनका जो हार्मोन है वो क्या है, सोमैटोस्टेटिन है। ये सोमैटोस्टेटिन है, तो कहां से निकलेगा ये सोमैटोस्टेटिन, ये डेल्टा सेल्स के द्वारा इसका सीक्रेशन होता है। अब ऐसा मानते हैं कि यह जो स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन होता है, इससे इसका संबंध होता है, यानी जो भोजन का पाचन है, अवशोषण है, स्वांगीकरण है, तो उसको ये बढ़ाने का काम करता है, ऐसा माना जाता है, जिसकी वजह से जो भोजन की उपयोगिता है, एक बार में जो भोजन लिया उस भोजन की जो उपयोगिता है वो बढ़ जाती है, और जो स्वांगीकरण होता है उसके फलस्वरूप क्या होता है ये, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, नए प्रोटोप्लाज्म का निर्माण हो जाता है। तो इसका ये सोमैटोस्टेटिन है। कार्य अगर हम देखें तो ये स्वांगीकरण, ये हम इसमें ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, कि सोमैटोस्टेटिन का ये फंक्शन हो गया। इसके बाद हम और आगे बात करें, और इसमें क्या है, तो एक हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, एप्सिलॉन सेल पड़ी थी। ये एप्सिलॉन कोशिकाएं हैं, तो ये क्या निकालती हैं, ये एक प्रोटीन निकालती है, इनसे एक प्रोटीन जो होता है उसका सीक्रेशन होता है। ग्रेलिन एक प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को कहां से सीक्रेट होती है, ये एप्सिलॉन सेल्स के द्वारा। अब ये जो ग्रेलिन प्रोटीन होती है, इसका काम क्या है, काम क्या करता है, तो इसका काम होता है, जो भूख होता है, जो हंगर है, ये उसको स्टिमुलेट करने का काम करती है। तो इसका फंक्शन हम क्या लिखेंगे, जो भूख है उस भूख को क्या करेगा, ये उद्दीपित करता है या स्टिमुलेट करता है, ये इसका फंक्शन हो गया। इसका जो एप्सिलॉन सेल से जो ग्रेलिन प्रोटीन इससे निकल रही है, ठीक है। चलो इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें क्या बचता है, एक और सेल्स बचती हैं, गामा सेल्स, या जिसको हम पीपी सेल्स भी कहते थे। क्या कह रहे थे इसको, पीपी सेल्स। तो गामा सेल्स यानी गामा कोशिका या पीपी सेल। तो पीपी सेल्स क्या निकालती हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड निकालती है, इसीलिए इनका नाम क्या है, पीपी सेल्स। अब ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो होता है, इसका काम क्या है, तो ऐसा माना जाता है कि जो पैनक्रियास का एक्सोक्राइन जो सीक्रेशन है और जो एंडोक्राइन सीक्रेशन है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। यानी जो एक्सोक्राइन सीक्रेशन होता है, यानी कि जो बहिस्रावी सीक्रेशन है पैनक्रियास का, तो एक्सोक्राइन सीक्रेशन में क्या है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, और जो एंडोक्राइन सीक्रेशन है, यानी एक्सोक्राइन सीक्रेशन और एंडोक्राइन सीक्रेशन, इन दोनों क्रियाओं को क्या करेगा, ये रेगुलेट करने का काम करता है। इन दोनों प्रकार की क्रियाओं को ये वही संभालता है, कौन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो ये पांचों प्रकार की सेल्स हमने देख लिया कि जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है उसमें 5 तरीके की सेल्स हैं, और कौन सी सेल से क्या निकल रहा है और उसका क्या फंक्शन होता है, ये साथी हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें यहाँ तक क्लियर होंगी, आप इसको पढ़ चुके होंगे। अब इसके बाद जो डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस है, ये 50 शब्दों में प्रश्न पूछा जा सकता है मुख्य परीक्षा में। ये जो डायबिटीज है, डायबिटीज मेलिटस क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो इसको हम इसके अगला जो पार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे, जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे काफी डिटेल्स में कि डायबिटीज जो होता है वो इंसुलिन जो होता है, तो इंसुलिन की जैसे कि कमी की वजह से होता है, अगर इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन होने लगे तब क्या इम्पैक्ट होगा, हाइपर सीक्रेशन अगर हो जाए तब क्या इम्पैक्ट होगा, और जो डायबिटीज मेलिटस होता है उसमें किस किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, कौन कौन से उसके लक्षण होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज क्या है, टाइप 2 डायबिटीज क्या है, और वो रिस्क फैक्टर कौन से हैं जो डायबिटीज को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये किस तरीके से इसको
मैनेज भी किया जा सकता है। तो ये हम इसके बाद जो अगला वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। तो साथियों, उम्मीद है कि आज का जो सेशन है आप लोगों को काफ़ी ठीक लगेगा और आपकी पढ़ाई में ये काफ़ी सहायक होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद हम जो एमपीपीएससी मेंस है, तो मेंस का जो सेकंड पेपर है, उस सेकंड पेपर में जो इकोनॉमी वाला सेगमेंट है उसके भी कुछ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले मैं जो एफडीआई वाला टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है एफडीआई इकोनॉमी के संदर्भ में। और यहाँ से इस बार 2020 की जो मुख्य परीक्षा है, मैं मानता हूँ निश्चित एफडीआई पर क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो भाई इसको लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। तो आज के इस लेक्चर को मैं साथियों यहीं पर समाप्त करता हूँ और इसके बाद फिर से एक नए लेक्चर में आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।